अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास 5 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 4 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और साथ ही आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको मालूम हो कि हमारे फर्स्ट टर्म में कितने लेसन्स आ रहे हैं, कितने हम कंप्लीट कर चुके हैं और कितने रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फ़हरिस्त मज़ामीन को ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है लेसन्स की, जिसमें हमें 28 लेसन्स दिए गए हैं, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फ़र्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो फर्स्ट टर्म का होगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यूनिट नंबर 1 से, हम से, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है और हमारे फर्स्ट टर्म में 9 लेसन्स हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक और यूनिट नंबर 10 से यहाँ से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होगा और जब सेकंड टर्म स्टार्ट होगा तो हम आपको उसका सिलेबस टिक करवाएंगे। यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 ग़ज़वा बदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली, ये लेसन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 नात, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 4 गुफ्तगू के आदाब, ये भी हम अपनी लास्ट क्लास में यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 उर्दू हमारी कौमी ज़बान, इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज समझाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास लेसन्स कितने कंप्लीट करने के लिए रह जाते हैं? 1 2 3 4 लेसन, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में ये यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 की, उर्दू हमारी कौमी ज़बान, और खोलते हैं पेज नंबर 25 को। उर्दू हमारी कौमी ज़बान। वतन अज़ीज़ में कई मकामी ज़बानें बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, सरहद में पश्तो, सिंध में सिंधी और बलूचिस्तान में बलोची। इनके अलावा सराइकी, चित्राली, कश्मीरी, कोहिस्तानी और हिंद को भी काबिल ज़िक्र मकामी ज़बानें हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली जाती हैं। गोया हर सूबे और हर अहाते की अपनी अपनी अलग बोली है, लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। उर्दू ज़बान की कहानी ये है कि जब आर्या वस्त एशिया के मैदानों से उतरकर पंजाब की राह से हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो उन्होंने यहाँ के कदीम बाशिंदों को जुनूबी हिंद की तरफ धकेल दिया और ख़ुद पंजाब और गंगा के किनारे आबाद हो गए। उस ज़माने में आर्याओं की ज़बान संस्कृत थी। उन लोगों के बढ़ने फैलने और बाहमी वास्ते की वजह से संस्कृत बिगड़कर प्राकृत की शक्ल अख्तियार कर गई। फिर ये ज़बान ब्रज भाषा का रूप धार गई। इस असना में मुसलमान हिंदुस्तान में कदम जमाने लगे। उनकी ज़बान में अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज मिले हुए थे, जिसके बायस से ज़बान में तग़य्युर शुरू हुआ जो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला गया और एक अरसे के बाद उर्दू ज़बान की सूरत अख्तियार कर गया। ये हकीकत है कि उर्दू ज़बान मकामी लोगों और मुख्तलिफ़ ज़बानों के इख्तिलात से पैदा हुई और उसकी तरक्की में मुसलमानों का बड़ा हाथ है। बरे सग़ीर में मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में उर्दू को सही फ़रोग़ हासिल हुआ। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं लश्कर। उर्दू को कई ज़बानों का मजमुआ होने की बिना पर भी लश्करी ज़बान कहा जाता है। मुसलमान सूफिया और शोरा इस ज़बान में शेर कहने लगे। उनका कलाम किताबी शक्ल में अवाम तक पहुँचा। टर्न द नेक्स्ट पेज। तो इस ज़बान ने और भी तरक्की की। नसर में नावल और दास्तान लिखने वालों ने भी इस ज़बान को उरूज बख्शा। हमें याद रखना चाहिए कि हर कौम की इज़्ज़त और पहचान उसकी ज़बान से होती है। आज अंग्रेज़ी में किताबों का बेपनाह ज़ख़ीरा मौजूद न होता तो कौन जानता कि अंग्रेज़ कौम में क्या क्या खूबियाँ हैं। उर्दू में सबसे बड़ी खूबी यह है कि दूसरी ज़बानों के अल्फाज जज़्ब कर लेती है। अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी और दूसरी बहुत सी ज़बानों के अल्फाज उर्दू में कसरत इस्तेमाल से नरम, मुलायम और
آسان ہو گئے ہیں۔ پرانی زبانوں میں یہ مشکل درپیش تھی کہ ایک ہی لفظ کو ذرا ذرا سے فرق اور تبدیلی سے مختلف صورتوں میں استعمال کر لیا جاتا تھا۔ اردو زبان میں دوسرے الفاظ کی مدد اور شمولیت سے یہ مشکل ختم ہو گئی ہے اور مرکب صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مختلف زبانوں کے ملاپ سے نہ صرف اردو لغت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ خیالات میں بھی خاصی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ قیام پاکستان سے بہت پہلے بابائے اردو مولوی عبدالحق اور ان کے ساتھیوں نے اردو کی ترقی کے لیے اپنی ساری کوششیں وقف کر دیں۔ ان کی کوشش کا نتیجہ ہی تھا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ اردو نے پاکستان کی قومی زبان کی حیثیت سے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں حکومتی سطح پر بھی اس زبان کے فروغ کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ یہ زبان ہمارے چاروں صوبوں کے درمیان رابطے کا کام دے رہی ہے اور قومی یکجہتی پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اور اس کی صوبائی زبانوں میں قریبی تعلق ہے اور تمام زبانوں میں ایک جیسے موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ ان میں صوفیانہ اور اسلامی رنگ پایا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ ریڈیو اور ٹی وی بھی اردو زبان کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یوں مختلف علاقوں کے لوگوں میں اس زبان کی بدولت ہم آہنگی بڑھ رہی ہے اور مشترکہ ثقافتی ورثہ نشو و نما پا رہا ہے۔ یہ اردو زبان کا ثمر ہے کہ اپنے ثقافتی ورثے سے ہماری نئی نسل کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اردو ذریعہ تعلیم کی بدولت بچوں کے ذہنوں کی قومی خطوط پر تربیت کی جا رہی ہے اور پوری قوم محبت اور یکجہتی کے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہی ہے۔ ثقافتی ورثے سے مزید لگاؤ پیدا کرنے کے لیے علاقائی شاعری اور نثری ذخیرے کا ترجمہ اردو میں کیا جا رہا ہے۔ بابا بلے شاہ، وارث شاہ پنجاب، شاہ عبداللطیف بھٹائی سچل سرمد سندھ، رحمان بابا خیبر پختونخوا اور گل خان نصیر بلوچستان نے اپنے اپنے انداز میں ایک ہی بات بیان کی ہے، یعنی باہمی محبت اور اخوت کا سبق دیا ہے۔ ان بزرگوں کے کلام کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ ان کا پیغام ہر پاکستانی تک پہنچ سکے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ہمیں خلوص نیت سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس زبان کو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رائج کرنا ہے۔ ہمارا لکھنا، پڑھنا اور بولنا اسی زبان میں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی نسل نو میں قومی زبان کی حفاظت اور بیداری کا جذبہ پیدا کریں اور یہ تہیہ کر لیں کہ اردو کو معراج تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنا ہے، کیونکہ یہ قوم کی ضرورت اور تحفظ آزادی کا تقاضا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارے اس سبق کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور نیچے سے اس کی مشق یعنی کہ ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو چلیے اس کی ایکسرسائز چیک کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ان سوالات کے جواب لکھیں۔ اس میں ہمیں 5 سوال دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، وطن عزیز میں کون کون سی مقامی بولیاں بولی جاتی ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، اردو زبان کے بارے میں قائد اعظم کا کیا ارشاد ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، اردو زبان میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، ہمیں قومی زبان کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہئیں؟ تو اسٹوڈنٹ، ان 5 سوالوں کے جواب ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے اور اسے آپ نے اپنی فیئر کاپی پر اتارنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کے واحد بنائیں۔ درج ذیل الفاظ کے واحد بنائیں۔ یہ ہمیں جمع دی گئی ہیں: اقوام، اشعار، اذکار، امداد، اشکال، اسباق۔ ہم آپ کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں کہ واحد جمع کیا ہوتے ہیں۔ واحد کوئی بھی ایک الفاظ یا ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے اور جو اس کی جمع ہوتی ہے اس میں اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں تعداد میں اس چیز کو، اس لفظ کو، اس الفاظ کو بڑھا کر لکھا جاتا ہے جسے ہم جمع کہتے ہیں۔ اب اس سوال میں یہ ہمیں جمع دی گئی ہیں، ہمیں ان کی واحد لکھنی ہے۔ پہلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے اقوام اور یہ ہماری جمع ہے اقوام، اور اس کی جو واحد ہوگی، واحد ہمیں شو کرنی ہوگی کسی بھی چیز کی ایک چیز، کیونکہ یہ تعداد میں بڑھا ہوا ہے، یہ ہے جمع۔
اب ہمیں اس کی واحد لکھنی ہے، تو اقوام کی واحد کیا ہوگی؟ اقوام کی جمع ہوگی قوم۔ قوم کوئی بھی ایک ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی جمع میں ہم اس کو لکھیں گے تو وہ اقوام یعنی کہ بہت ساری قوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہمارا اشعار۔ اشعار کا جو واحد ہوگا وہ ہوگا شعر۔ شعر مطلب کوئی بھی ایک، اور جب اس کی ہم جمع کو پڑھیں گے تو وہ اشعار یعنی کہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے، بہت سارے شعر، تو وہ ہماری جمع ہو جائے گی۔ اور واحد ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تعداد جس کی ایک ظاہر ہوگی اس کو ہم واحد کہتے ہیں، اور جو زیادہ چیزوں کو شو کرتا ہے اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو اب یہ پہلا لفظ جو تھا ہمارا اقوام، یہ جمع تھا اور اس کی ہم نے واحد بنائی، اقوام کا قوم ہوگا۔ اس کے بعد اشعار تھا، اشعار کی کا واحد جو ہے وہ شعر ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں لفظ دیا گیا ہے جمع اذکار، اور اذکار کا جو واحد ہوگا وہ ذکر ہوگا، کیونکہ ذکر کی جمع ہوتی ہے اذکار۔ ذکر کسی کا بھی ایک، اور جب اگر بہت سارے لوگوں کا ہم ذکر کریں گے تو وہ اذکار اس کی جمع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جمع کا الفاظ ہے امداد۔ امداد، امداد کا جو واحد ہوگا وہ ہوگا مدد۔ مدد، امداد۔ اس کے بعد لفظ جمع اشکال، اور اشکال کا جو واحد ہوگا وہ ہوگا شکل، کیونکہ شکل کوئی بھی ایک، لیکن جب ہم اس کی جمع کریں گے تو وہ اشکال ہوگا۔ تو یہ ہمیں جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں جن کا ہمیں واحد الفاظ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد لفظ جمع کا ہمارے پاس اسباق، اور اس کا جو واحد ہوگا وہ ہوگا سبق، کیونکہ سبق کوئی بھی ایک ہوگا، واحد ہوگا، اور جب اس کی جمع ہم بنائیں گے اسباق یعنی کہ بہت سارے سبق، تو ہم اس کو واحد، وہ ہماری جمع ہوگی تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اسباق۔ تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹ یہ آپ نے واحد جمع اپنی فیئر کاپی پر اتارنا ہے، اور اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا، آپ نے اس طریقے سے نہیں اتارنا ہوگا، آپ نے بنانی ہوں گے 2 کالم۔ ایک میں آپ نے لکھنا ہوگا واحد، اور ایک میں آپ نے لکھنا ہوگا جمع۔ اب چونکہ یہ ہمیں لفظ دیے گئے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے واحد بنائیں، تو ہم نے یہ پہلے کیا کرنا ہوگا؟ جمع کا کالم لکھنا ہوگا، اس کے بعد واحد ہوگا۔ تو جو جمع کے ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں اقوام، اشعار، اذکار، امداد، اشکال، اسباق، یہ ہم نے جمع کے خانے میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو واحد ہوگا، جو ہم نے یہ واحد الفاظ نکالے ہیں، وہ ہم واحد کے کالم میں لکھیں گے۔ آپ نے کالم بنانے ہوں گے 2، جمع اور واحد، کیونکہ ہمیں یہاں پہلے جمع دیے گئے ہیں اور واحد ہمیں بنانے ہیں۔ تو اس سوال کو آپ نے اپنی فیئر کاپی پر اتارنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 3، اردو زبان کی کہانی 5 سے 6 سطروں میں لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو ہم یہاں پر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم آپ کو خلاصے کی صورت میں گرامر کی کاپی پہ کروائیں گے، اور یہاں پر ہم اس سوال کو کاٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 28 پر۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں اردو زبان، فروغ، محبت، قائد اعظم، اور یہ ہمیں خالی جگہ دی گئی ہیں جس میں جو صحیح ان الفاظ میں سے آئے گا اس کو ہم نے یہاں پر فل کرنا ہے، یعنی کہ پر کرنا ہے۔ تو چلیے بلینک پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے دیش ہماری قومی زبان ہے، تو اس میں ہمارا کون سا لفظ آئے گا؟ اردو۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اس میں ہم نے فل کرنا ہے کس کو؟ اردو کو۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے یہ اردو زبان کا ثمر ہے کہ نئی نسل اپنے ثقافتی ورثے سے ڈیش کر رہی ہے، تو اس میں ہمارا جو صحیح الفاظ ہے وہ ہے محبت، یہ لفظ، یہ ہمارا آئے گا نمبر 2 میں۔ یہ اردو زبان کا ثمر ہے کہ نئی نسل اپنے ثقافتی ورثے سے محبت کر رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے ہر قوم کی عزت اور پہچان اس کی دیش سے ہوتی ہے، تو اس میں جو صحیح لفظ ہے وہ ہے زبان۔ نمبر 3 میں آئے گا زبان۔ ہر قوم کی عزت اور پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے بر صغیر میں مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں اردو زبان کو ڈیش حاصل ہوا، اور اس میں جو صحیح لفظ ہے وہ لفظ فروغ۔
फ़रोग़ लफ्ज़ जो है वो हमारी नंबर 4 में आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फ़रोग़। बरसग़ीर में मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हुआ। उसके बाद नंबर 5 है, देश ने फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, और इसमें जो सही लफ्ज़ है वो है कायदे आज़म। इसमें नंबर 5 में लफ्ज़ आएगा कायदे आज़म। कायदे आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। तो इस तरीके से ये ब्लैंक्स आप भरेंगे। पहली में उर्दू आया, दूसरी में मोहब्बत, तीसरी में ज़बान, चौथी में फ़रोग़ और पाँचवीं में कायदे आज़म। तो स्टूडेंट इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे अपनी फेयर कॉपी पर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें जुमले दिए गए हैं और इसके साथ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4। हमने जुमला पढ़ना है और उसके साथ जो सही ऑप्शन मैच होगा हमने उसको करना है टिक। तो चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं। वस्त एशिया से आकर पंजाब और गंगा के किनारे आबाद होने वाली कौम थी हिंदू, मुसलमान, आर्या या सिख। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 3 आर्या, कि आर्या कौम गंगा किनारे आबाद होने वाली कौम थी, तो हमने इसको टिक करना है। उसके बाद नंबर 2 है, सबक में मकामी ज़बानों का ज़िक्र है 9, 10, 8 या 12। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 9 ज़बानों का ज़िक्र है, तो हमने करना है नंबर 1 ऑप्शन को टिक। उसके बाद नंबर 3 है, कायम पाकिस्तान से कब्ल उर्दू की तरक्की के लिए कोशिशें करने वाली अजीम शख्सियत थी बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, लियाकत अली ख़ान, फ़िरोज़ ख़ान नून, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 1 बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, हमने इसको टिक करना है। उसके बाद नंबर 4 है, रहमान बाबा शायर थे उर्दू ज़बान के, पश्तो ज़बान के, सिंधी ज़बान के या अरबी ज़बान के। तो इसमें जो सही ऑप्शन है रहमान बाबा शायर थे पश्तो ज़बान के, हमने नंबर 2 ऑप्शन को टिक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे ये सवाल कंप्लीट होता है। इसे आपने फेयर कॉपी पर उतारना नहीं है। सवाल नंबर 5 को इसे आपने बुक पर ही टिक करना है। उसके बाद सवाल नंबर है 6, इमला के हवाले से दुरुस्त लफ्ज़ पर सही का निशान लगाएं। यानी कि हमें अल्फाज दिए गए हैं, इनमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कामयाब ये है और दूसरा ऑप्शन कामयाब ये है। आपने क्या करना है कि इसमें जो सही लफ्ज़ कामयाब लिखा हुआ है आपने करना है उस पर सही का निशान लगाना है, और इनके साथ हमें ये ब्लैंक दी गई है जहाँ पर हमें ये निशान लगाना है। तो अब लिखने के लिहाज से कामयाब हम 2 नुक्ते वाले काफ से लिखते हैं या डंडे वाले काफ से लिखते हैं, तो इसमें कामयाब ये है सही अल्फाज है, इसको हमने सही का निशान लगाना है। उसके बाद ज़िंदगी को भी 2 तरीके से लिखा गया है, एक जे से लिखा गया है, दूसरा जाल से लिखा गया है। तो ज़िंदगी जे से आता है, हमारा ये लफ्ज़ सही है, हमने करना है इसको टिक। उसके बाद लफ्ज़ है मशअले राह। अब लिखने का तरीका ये है कि इसके साथ ये लगाई हुई है और इसके नीचे ज़ेर लगाई हुई है। ये 2 अल्फाज हैं, मशअले राह ये भी लिखा हुआ है, मशअले राह ये भी लिखा हुआ है, लेकिन सही अल्फाज जो है मशअले राह वो है ये, और इसको हम करेंगे सही का टिक लगाएंगे। और उसके बाद है लफ्ज़ खैर ख्वाही, और ये भी खैर ख्वाही लिखा हुआ है। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर है ये वाली दी गई है और यहाँ 2 चश्मी है दी गई है। तो सही अल्फाज जो है खैर ख्वाही वो है ये, और हमने करना है इसको सही। तो स्टूडेंट इस सवाल को भी आपने बुक पर ही टिक करना है, इसे आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, दर्जिल अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें मुहावरात दिए गए हैं, कदम जमाना, बाहमी राब्ते, बेपनाह, वक्फ करना, कौमी यकजहती। ये हमें मुहावरात दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बनाने हैं जुमले, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और जुमले बनाने का तरीका क्या होता है, आपने 2 कॉलम बनाने होंगे, एक में आपने अल्फाज व मुहावरात लिखने होंगे और दूसरे कॉलम में आपने उन मुहावरात के जुमले बनाने होंगे, ऊपर लिखेंगे हम जुमले। और ये
हम आपको एक्सरसाइज सेंड कर देंगे जुमले बने हुए, उसमें से आपने देखकर इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत जुमले पर गलत का निशान लगाएं। ये हमें जुमले दिए गए हैं और साइड में हमें ये सर्किल दिए गए हैं। इन जुमलों के सामने जो जुमला सही होगा हमने उस पर सही का निशान लगाना है, जो गलत होगा हमने वहाँ गलत का निशान लगाना है। तो चलिए ये जुमले पढ़ते हैं। नंबर 1 है, वतन अज़ीज़ में 4 ज़बानें बोली जाती हैं। और ये जुमला हमारा सही, वतन अज़ीज़ में 4 ज़बानें बोली जाती हैं और ये जुमला हमारा गलत है, क्योंकि सिर्फ 4 ज़बानें नहीं बोली जाती हैं, हमारे पास और भी इलाकाई ज़बानें थीं जो हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। नंबर 2 है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी ज़बान के शायर हैं। ये जुमला सही है, शाह अब्दुल लतीफ़ सिंधी ज़बान के शायर थे। उसके बाद नंबर 3 है, उर्दू ज़बान में किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज शामिल नहीं। ये जुमला गलत है, क्योंकि उर्दू ज़बान में बहुत सी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। उसके बाद नंबर 4 है, बलूचिस्तान में बलोची ज़बान बोली जाती है। ये जुमला सही है, बलूचिस्तान में बलोची ज़बान ही बोली जाती है। इसको हम सही करेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस सवाल को अपनी बुक पर ही टिक करना है, इस सवाल को आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुंदरजा झेल शायरों का ताल्लुक़ किस ज़बान से है। ये शायरों के नाम दिए गए हैं और इनके आगे हमें लाइन लगा कर दी गई है कि हमने शायर का नाम पढ़ना है और उसको हमने इसके आगे शायर की ताल्लुक़ जिस इलाके से होगा हमने वो लिखना है। और इसको आपने जब अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे तो आपने कैसे उतारेंगे, आप 2 कॉलम बनाएंगे। एक में आपने इन शायरों के नाम लिखने होंगे और दूसरे कॉलम में आपने इनकी ज़बान लिखनी होगी कि ये इनकी ज़बान क्या है, ताल्लुक़ किस ज़बान से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिल करते हैं। पहला है बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह की जो ज़बान थी वो पंजाबी थी, हमने लिखना है यहाँ पर पंजाबी। उसके बाद है गुल खां नसीर। गुल खां नसीर की जो ज़बान थी वो थी पश्तो भी और बलोची भी। तो हम यहाँ पर दोनों लिखेंगे, पश्तो एंड बलोची। उसके बाद है सच्चल सरमस। सच्चल सरमस की जो ताल्लुक़ था वो सिंधी ज़बान से था और सिंधी ज़बान के शायर थे, हमने यहाँ सिंधी लिखना है। उसके बाद है वारिस शाह। वारिस शाह जो है वो भी पंजाबी ज़बान के शायर थे और यहाँ पर हमने पंजाबी लिखना है। उसके बाद है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी सिंधी ज़बान के शायर थे और हमने यहाँ पर सिंधी लिखना है। तो स्टूडेंट, इस सवाल को आपने अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है। मैंने आपको तरीका बताया है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने शायरों के नाम लिखने हैं, दूसरे में वो उनका ताल्लुक़ बताना है कि किस ज़बान से है, और यानी कि वो किस ज़बान के शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास 5 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 4 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और साथ ही आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको मालूम हो कि हमारे फर्स्ट टर्म में कितने लेसन्स आ रहे हैं, कितने हम कंप्लीट कर चुके हैं और कितने रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फहरिस्त मज़ामीन को ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी फहरिस्त है लेसन्स की, जिसमें हमें 28 लेसन्स दिए गए हैं, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो फर्स्ट टर्म का होगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 1 से, हम से, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है और हमारे फर्स्ट टर्म में 9 लेसन्स हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक और यूनिट नंबर 10 से यहाँ से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होगा और जब सेकंड टर्म स्टार्ट होगा तो हम आपको उसका सिलेबस टिक करवाएंगे। यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 ग़ज़वा बदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली, ये लेसन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं।
یونٹ نمبر 3 نعت، یہ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ یونٹ نمبر 4 گفتگو کے آداب، یہ بھی ہم اپنی لاسٹ کلاس میں یونٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم یونٹ نمبر 5 اردو ہماری قومی زبان، اس کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی ایکسرسائز سمجھائیں گے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس لیسنس کتنے کمپلیٹ کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں؟ 1 2 3 4 لیسنس، جو ہم آگے آنے والی کلاسز میں یہ یونٹس کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیے اب ہم ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں یونٹ نمبر 5 کی، اردو ہماری قومی زبان، اور کھولتے ہیں پیج نمبر 25 کو۔ اردو ہماری قومی زبان، وطن عزیز میں کوئی مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان، وطن عزیز میں کئی مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے پنجاب میں پنجابی، سرحد میں پشتو، سندھ میں سندھی اور بلوچستان میں بلوچی۔ ان کے علاوہ سرائکی، چترالی، کشمیری، کوہستانی اور ہند کو بھی قابل ذکر مقامی زبانیں ہیں، جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ گویا ہر صوبے اور ہر احاطے کی اپنی اپنی الگ بولی ہے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو زبان کی کہانی یہ ہے کہ جب آریہ وسط ایشیا کے میدانوں سے اتر کر پنجاب کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہاں کے قدیم باشندوں کو جنوبی ہند کی طرف دھکیل دیا اور خود پنجاب اور گنگا کے کنارے آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں آریاؤں کی زبان سنسکرت تھی۔ ان لوگوں کے بڑھنے پھیلنے اور باہمی واسطے کی وجہ سے سنسکرت بگڑ کر پراکرت کی شکل اختیار کر گئی، پھر یہ زبان برج بھاشا کا روپ دھار گئی۔ اس اثنا میں مسلمان ہندوستان میں قدم جمانے لگے۔ ان کی زبان میں عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ ملے ہوئے تھے، جس کے باعث زبان میں تغیر شروع ہوا، جو روز بروز بڑھتا چلا گیا اور ایک عرصے کے بعد اردو زبان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان مقامی لوگوں اور مختلف زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوئی، اور اس کی ترقی میں مسلمانوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ برِ صغیر میں مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں اردو کو صحیح فروغ حاصل ہوا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لشکر۔ اردو کو کئی زبانوں کا مجموعہ ہونے کی بنا پر بھی لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ مسلمان صوفیہ اور شعراء اس زبان میں شعر کہنے لگے، ان کا کلام کتابی شکل میں عوام تک پہنچا۔ ٹرن دا نیکسٹ پیج۔ تو اس زبان نے اور بھی ترقی کی۔ نثر میں ناول اور داستان لکھنے والوں نے بھی اس زبان کو عروج بخشا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر قوم کی عزت اور پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ آج انگریزی میں کتابوں کا بے پناہ ذخیرہ موجود نہ ہوتا تو کون جانتا کہ انگریز قوم میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اردو میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کر لیتی ہے۔ انگریزی، فارسی، عربی اور دوسری بہت سی زبانوں کے الفاظ اردو میں کثرت استعمال سے نرم، ملائم اور آسان ہو گئے ہیں۔ پرانی زبانوں میں یہ مشکل درپیش تھی کہ ایک ہی لفظ کو ذرا ذرا سے فرق اور تبدیلی سے مختلف صورتوں میں استعمال کر لیا جاتا تھا۔ اردو زبان میں دوسرے الفاظ کی مدد اور شمولیت سے یہ مشکل ختم ہو گئی ہے اور مرکب صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مختلف زبانوں کے ملاپ سے نہ صرف اردو لغت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ خیالات میں بھی خاصی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ قیام پاکستان سے بہت پہلے بابائے اردو مولوی عبدالحق اور ان کے ساتھیوں نے اردو کی ترقی کے لیے اپنی ساری کوششیں وقف کر دیں۔ ان کی کوشش کا نتیجہ ہی تھا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ اردو نے پاکستان کی قومی زبان کی حیثیت سے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں حکومتی سطح پر بھی اس زبان کے فروغ کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ یہ زبان ہمارے چاروں صوبوں کے درمیان رابطے کا کام دے رہی ہے اور قومی یکجہتی پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اور اس کی صوبائی زبانوں میں قریبی تعلق ہے اور تمام زبانوں میں ایک جیسے موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔
इनमें सूफियाना और इस्लामी रंग पाया जाता है। हमारे ज़राए अबलाग रेडियो और टीवी भी उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यूँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों में इस ज़बान की बदौलत हम आहंगी बढ़ रही है और मुश्तरका सकाफ़ती विरसा नशो नुमा पा रहा है। ये उर्दू ज़बान का समर है कि अपने सकाफ़ती विरसे से हमारी नई नस्ल की मोहब्बत में इजाफ़ा हो रहा है। उर्दू ज़रिया तालीम की बदौलत बच्चों के जहनों की कौमी खतूत पर तरबियत की जा रही है और पूरी कौम मोहब्बत और यकजहती के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर बना रही है। सकाफ़ती विरसे से मज़ीद लगाव पैदा करने के लिए इलाकाई शायरी और नसरी ज़ख़ीरे का तर्जुमा उर्दू में किया जा रहा है। बाबा बुल्ले शाह वारिस शाह पंजाब, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सच्चल सरमद सिंध, रहमान बाबा खैबर पख्तूनख्वा और गुल खान नसीर बलूचिस्तान ने अपने अपने अंदाज़ में एक ही बात बयान की है, यानी बाहमी मोहब्बत और अख़ुवत का सबक दिया है। इन बुज़ुर्गों के कलाम का उर्दू में तर्जुमा किया गया है ताकि उनका पैगाम हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। हमें खुलूस नीयत से ये कोशिश करनी चाहिए कि इस ज़बान को हमें ज़िंदगी के हर शोबे में राइज करना है। हमारा लिखना, पढ़ना और बोलना इसी ज़बान में होना चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी कौम और अपनी नस्ल नो में कौमी ज़बान की हिफाजत और बेदारी का जज्बा पैदा करें और ये तहैया कर लें कि उर्दू को मेराज तक पहुँचाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व करना है, क्योंकि ये कौम की ज़रूरत और तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी का तकाज़ा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस सबक की रीडिंग कंप्लीट होती है और नीचे से इसकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इन सवालात के जवाब लिखें। इसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं। सवाल नंबर 2 है, वतन अज़ीज़ में कौन कौन सी मकामी बोलियाँ बोली जाती हैं। सवाल नंबर 3 है, उर्दू ज़बान के बारे में कायदे आज़म का क्या इरशाद है। सवाल नंबर 4 है, उर्दू ज़बान में सबसे बड़ी खूबी क्या है। सवाल नंबर 5 है, हमें कौमी ज़बान की तरक्की के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। तो स्टूडेंट, इन 5 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे और उसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दर्जिल अल्फाज के वाहिद बनाएं। ये हमें वाहिद दिए गए हैं 6 अल्फाज जो वाहिद अल्फाज हैं और हमें इनकी जमा बनानी है। हमने आपको पहले भी समझाया था कि वाहिद जमा क्या होते हैं। वाहिद कोई भी एक चीज़ होती है और हमें उसकी जो जमा होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिखानी पड़ती हैं, जिनको हम जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो हमें अल्फाज दिए गए हैं ये जमा के दिए गए हैं, यानी कि इनकी तादाद बढ़ी हुई है। जिस तरह से ये पहला लफ्ज़ है अक़वाम, तो ये हमारा वाहिद अल्फाज नहीं है, ये हमें जमा दी गई, क्योंकि सवाल आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दर्जिल अल्फाज के वाहिद बनाएं। ये जमा हमें दी गई हैं अल्फाज की, हमें इनकी वाहिद निकालने हैं। तो ये हमारे पास तादाद अक़वाम मतलब ज़्यादा है। उसके बाद अशार भी तादाद में ज़्यादा है। उसके बाद अदाकार, अस्कार। सवाल नंबर 2 है, दर्जिल अल्फाज के वाहिद बनाएं। दर्जिल अल्फाज के वाहिद बनाएं। ये हमें जमा दी गई हैं अक़वाम, अशार, अस्कार, इमदाद, अशकाल, असबाक। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि वाहिद जमा क्या होते हैं। वाहिद कोई भी एक अल्फाज या एक चीज़ को ज़ाहिर करता है और जो इसकी जमा होती है उसमें उसकी तादाद बढ़ जाती है, यानी कि हमें तादाद में उस चीज़ को, उस लफ्ज़ को, उस अल्फाज को बढ़ा कर लिखा जाता है, जिसे हम जमा कहते हैं। अब इस सवाल में ये हमें जमा दी गई हैं, हमें इनकी वाहिद लिखनी है। पहला हमारा जो लफ्ज़ है वो है अक़वाम और ये हमारी जमा है अक़वाम, और इसकी जो वाहिद होगी, वाहिद हमें शो करनी होगी किसी भी चीज़ की एक चीज़, क्योंकि ये तादाद में बढ़ा हुआ है, ये है जमा। अब हमें इसकी वाहिद लिखनी है, तो अक़वाम की वाहिद क्या होगी। अक़वाम की जमा होगी कौम।
कौम कोई भी एक होती है, और जब हम उसकी जमा में हम उसको लिखेंगे तो वो अक़वाम यानी कि बहुत सारी कौम हो जाएगी। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारा अशार। अशार का जो वाहिद होगा वो होगा शेर। शेर मतलब कोई भी एक, और जब उसकी हम जमा को पढ़ेंगे तो वो अशार यानी कि तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे शेर, तो वो हमारी जमा हो जाएगी। और वाहिद हम आपको बता रहे हैं कि तादाद जिसकी एक ज़ाहिर होगी उसको हम वाहिद कहते हैं, और जो ज़्यादा चीज़ों को शो करता है उसको हम जमा कहते हैं। तो अब ये पहला लफ्ज़ जो था हमारा अक़वाम, ये जमा था और इसकी हमने वाहिद बनाई, अक़वाम का कौम होगा। उसके बाद अशार था, अशार की का वाहिद जो है वो शेर होगा। उसके बाद हमें लफ्ज़ दिया गया है जमा अस्कार, और अस्कार का जो वाहिद होगा वो ज़िक्र होगा, क्योंकि ज़िक्र की जमा होती है अस्कार। ज़िक्र किसी का भी एक, और जब अगर बहुत सारे लोगों का हम ज़िक्र करेंगे तो वो अस्कार उसकी जमा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जमा का अल्फाज है इमदाद। इमदाद, इमदाद का जो वाहिद होगा वो होगा मदद। मदद, इमदाद। उसके बाद लफ्ज़ जमा अशकाल, और अशकाल का जो वाहिद होगा वो होगा शक्ल, क्योंकि शक्ल कोई भी एक, लेकिन जब हम उसकी जमा करेंगे तो वो अशकाल होगा। तो ये हमें जमा के अल्फाज दिए गए हैं जिनका हमें वाहिद अल्फाज लिखने हैं। उसके बाद लफ्ज़ जमा का हमारे पास असबाक, और इसका जो वाहिद होगा वो होगा सबक, क्योंकि सबक कोई भी एक होगा, वाहिद होगा, और जब इसकी जमा हम बनाएंगे असबाक यानी कि बहुत सारे सबक, तो हम उसको वाहिद, वो हमारी जमा होगी तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, असबाक। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपने वाहिद जमा अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है, और उसको लिखने का तरीका ये होगा, आपने इस तरीके से नहीं उतारना होगा, आपने बनाने होंगे 2 कॉलम। एक में आपने लिखना होगा वाहिद और एक में आपने लिखना होगा जमा। अब चूँकि ये हमें लफ्ज़ दिए गए हैं कि दर्जिल अल्फाज के वाहिद बनाएं, तो हमने ये पहले क्या करना होगा, जमा का कालम लिखना होगा, उसके बाद वाहिद होगा। तो जो जमा के हमें अल्फाज दिए गए हैं अक़वाम, अशार, अस्कार, इमदाद, अशकाल, असबाक, ये हमने जमा के खाने में लिखने हैं। उसके बाद जो वाहिद होगा, जो हमने ये वाहिद अल्फाज निकाले हैं वो हम वाहिद के कालम में लिखेंगे। आपने कालम बनाने होंगे 2, जमा और वाहिद, क्योंकि हमें यहाँ पहले जमा दिए गए हैं और वाहिद हमें बनाने हैं। तो इस सवाल को आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर है 3, उर्दू ज़बान की कहानी 5 से 6 सत्रों में लिखें। तो स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर काट रहे हैं, क्योंकि ये हम आपको खुलासे की सूरत में ग्रामर की कॉपी पे करवाएंगे, और यहाँ पर हम इस सवाल को काट रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 28 पर। सवाल नंबर 4 है दर्जिल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं उर्दू, ज़बान, फ़रोग़, मोहब्बत, कायदे आज़म, और ये हमें खाली जगह दी गई हैं जिसमें जो सही इन अल्फाज में से आएगा उसको हमने यहाँ पर फिल करना है, यानी कि पुर करना है। तो चलिए ब्लैंक पढ़ते हैं। नंबर 1 है देश हमारी कौमी ज़बान है, तो इसमें हमारा कौन सा लफ्ज़ आएगा, उर्दू। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो इसमें हमने फिल करना है किसको, उर्दू को। उसके बाद नंबर 2 है ये उर्दू ज़बान का समर है कि नई नस्ल अपने सकाफ़ती विरसे से डेश कर रही है, तो इसमें हमारा जो सही अल्फाज है वो है मोहब्बत। ये लफ्ज़ ये हमारा आएगा नंबर 2 में। ये उर्दू ज़बान का समर है कि नई नस्ल अपने सकाफ़ती विरसे से मोहब्बत कर रही है। उसके बाद नंबर 3 है हर कौम की इज़्ज़त और पहचान उसकी देश से होती है, तो इसमें जो सही लफ्ज़ है वो है ज़बान। नंबर 3 में आएगा ज़बान। हर कौम की इज़्ज़त और पहचान उसकी ज़बान से होती है। उसके बाद नंबर 4 है बर्रे सगीर में मुग़ल शहनशाह अकबर के दौर में उर्दू ज़बान को डेश हासिल हुआ, और इसमें जो सही लफ्ज़ है वो लफ्ज़ है फ़रोग़। फ़रोग़ लफ्ज़ जो है वो हमारी नंबर 4 में आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फ़रोग़।
बरसग़ीर में मुग़ल शहनशाह अकबर के दौर में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हुआ। उसके बाद नंबर 5 है, देश ने फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, और इसमें जो सही लफ्ज़ है वो है कायदे आज़म। इसमें नंबर 5 में लफ्ज़ आएगा कायदे आज़म। कायदे आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। तो इस तरीके से ये ब्लैंक्स आप भरेंगे। पहली में उर्दू आया, दूसरी में मोहब्बत, तीसरी में ज़बान, चौथी में फ़रोग़ और पाँचवीं में कायदे आज़म। तो स्टूडेंट, इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे अपनी फेयर कॉपी पर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें जुमले दिए गए हैं और इसके साथ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4। हमने जुमला पढ़ना है और उसके साथ जो सही ऑप्शन मैच होगा हमने उसको करना है टिक। तो चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं। वस्त एशिया से आकर पंजाब और गंगा के किनारे आबाद होने वाली कौम थी हिंदू, मुसलमान, आर्या या सिख। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 3 आर्या, कि आर्या कौम गंगा किनारे आबाद होने वाली कौम थी। तो हमने इसको टिक करना है। उसके बाद नंबर 2 है, सबक में मकामी ज़बानों का ज़िक्र है 9, 10, 8 या 12। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 9 ज़बानों का ज़िक्र है। तो हमने करना है नंबर 1 ऑप्शन को टिक। उसके बाद नंबर 3 है, कायम पाकिस्तान से कब्ल उर्दू की तरक्की के लिए कोशिशें करने वाली अजीम शख्सियत थी बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, लियाकत अली ख़ान, फ़िरोज़ ख़ान नून, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 1 बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। हमने इसको टिक करना है। उसके बाद नंबर 4 है, रहमान बाबा शायर थे उर्दू ज़बान के, पश्तो ज़बान के, सिंधी ज़बान के या अरबी ज़बान के। तो इसमें जो सही ऑप्शन है रहमान बाबा शायर थे पश्तो ज़बान के। हमने नंबर 2 ऑप्शन को टिक करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे ये सवाल कंप्लीट होता है। इसे आपने फेयर कॉपी पर उतारना नहीं है। सवाल नंबर 5 को इसे आपने बुक पर ही टिक करना है। उसके बाद सवाल नंबर है 6, इमला के हवाले से दुरुस्त लफ्ज़ पर सही का निशान लगाएं। यानी कि हमें अल्फाज दिए गए हैं, इनमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कामयाब ये है और दूसरा ऑप्शन कामयाब ये है। आपने क्या करना है कि इसमें जो सही लफ्ज़ कामयाब लिखा हुआ है आपने करना है उस पर सही का निशान लगाना है, और इनके साथ हमें ये ब्लैंक दी गई है जहाँ पर हमें ये निशान लगाना है। तो अब लिखने के लिहाज से कामयाब हम 2 नुक्ते वाले काफ से लिखते हैं या डंडे वाले काफ से लिखते हैं। तो इसमें कामयाब ये है सही अल्फाज है, इसको हमने सही का निशान लगाना है। उसके बाद ज़िंदगी को भी 2 तरीके से लिखा गया है, एक जे से लिखा गया है, दूसरा जाल से लिखा गया है। तो ज़िंदगी जे से आता है, हमारा ये लफ्ज़ सही है, हमने करना है इसको टिक। उसके बाद लफ्ज़ है मशले राह। अब लिखने का तरीका ये है कि इसके साथ ये लगाई हुई है और इसके नीचे ज़ेर लगाई हुई है। ये 2 अल्फाज हैं, मशले राह ये भी लिखा हुआ है, मशले राह ये भी लिखा हुआ है, लेकिन सही अल्फाज जो है मशले राह वो है ये, और इसको हम करेंगे सही का टिक लगाएंगे। और उसके बाद है लफ्ज़ खैर ख्वाही, और ये भी खैर ख्वाही लिखा हुआ है। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर है ये वाली दी गई है और यहाँ 2 चश्मी है दी गई है। तो सही अल्फाज जो है खैर ख्वाही वो है ये, और हमने करना है इसको सही। तो स्टूडेंट, इस सवाल को भी आपने बुक पर ही टिक करना है, इसे आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, दर्जिल अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें मुहावरात दिए गए हैं, कदम जमाना, बाहमी राब्ते, बेपनाह, वक्फ करना, कौमी यकजहती। ये हमें मुहावरात दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बनाने हैं जुमले, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और जुमले बनाने का तरीका क्या होता है, आपने 2 कॉलम बनाने होंगे, एक में आपने अल्फाज व मुहावरात लिखने होंगे और दूसरे कॉलम में आपने उन मुहावरात के जुमले बनाने होंगे, ऊपर लिखेंगे हम जुमले। और ये
हम आपको एक्सरसाइज सेंड कर देंगे जुमले बने हुए, उसमें से आपने देखकर इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत जुमले पर गलत का निशान लगाएं। ये हमें जुमले दिए गए हैं और साइड में हमें ये सर्किल दिए गए हैं। इन जुमलों के सामने जो जुमला सही होगा हमने उस पर सही का निशान लगाना है, जो गलत होगा हमने वहाँ गलत का निशान लगाना है। तो चलिए ये जुमले पढ़ते हैं। नंबर 1 है, वतन अजीज़ में 4 ज़बानें बोली जाती हैं। और ये जुमला हमारा सही, वतन अजीज़ में 4 ज़बानें बोली जाती हैं और ये जुमला हमारा गलत है, क्योंकि सिर्फ 4 ज़बानें नहीं बोली जाती हैं, हमारे पास और भी इलाकाई ज़बानें थीं जो हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। नंबर 2 है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी ज़बान के शायर हैं। ये जुमला सही है, शाह अब्दुल लतीफ़ सिंधी ज़बान के शायर थे। उसके बाद नंबर 3 है, उर्दू ज़बान में किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज शामिल नहीं। ये जुमला गलत है, क्योंकि उर्दू ज़बान में बहुत सी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। उसके बाद नंबर 4 है, बलूचिस्तान में बलोची ज़बान बोली जाती है। ये जुमला सही है, बलूचिस्तान में बलोची ज़बान ही बोली जाती है। इसको हम सही करेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस सवाल को अपनी बुक पर ही टिक करना है, इस सवाल को आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुंदरजा झेल शायरों का ताल्लुक़ किस ज़बान से है। ये शायरों के नाम दिए गए हैं और इनके आगे हमें लाइन लगा कर दी गई है कि हमने शायर का नाम पढ़ना है और उसको हमने इसके आगे शायर की ताल्लुक़ जिस इलाके से होगा हमने वो लिखना है। और इसको आपने जब अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे तो आपने कैसे उतारेंगे, आप 2 कॉलम बनाएंगे। एक में आपने इन शायरों के नाम लिखने होंगे और दूसरे कॉलम में आपने इनकी ज़बान लिखनी होगी कि ये इनकी ज़बान क्या है, ताल्लुक़ किस ज़बान से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिल करते हैं। पहला है बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह की जो ज़बान थी वो पंजाबी थी, हमने लिखना है यहाँ पर पंजाबी। उसके बाद है गुल खां नसीर। गुल खां नसीर की जो ज़बान थी वो थी पश्तो भी और बलोची भी। तो हम यहाँ पर दोनों लिखेंगे, पश्तो एंड बलोची। उसके बाद है सच्चल सरमस। सच्चल सरमस की जो ताल्लुक़ था वो सिंधी ज़बान से था और सिंधी ज़बान के शायर थे, हमने यहाँ सिंधी लिखना है। उसके बाद है वारिस शाह। वारिस शाह जो है वो भी पंजाबी ज़बान के शायर थे और यहाँ पर हमने पंजाबी लिखना है। उसके बाद है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी सिंधी ज़बान के शायर थे और हमने यहाँ पर सिंधी लिखना है। तो स्टूडेंट, इस सवाल को आपने अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है। मैंने आपको तरीका बताया है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने शायरों के नाम लिखने हैं, दूसरे में वो उनका ताल्लुक़ बताना है कि किस ज़बान से है, और यानी कि वो किस ज़बान के शायर हैं। और यहाँ तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आप इस लेसन को अपनी फेयर कॉपी पर उतारें अच्छी हैंड राइटिंग में। और हम आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।